जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अध्याय 3। ठीक, ये जो टॉपिक है बच्चों, ये बच्चों को अच्छा लगता है और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो उनको फुल स्कोर भी देकर जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग होते हैं ना। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं। दो चर यानी कि टू वेरिएबल्स, यानी कि कोई भी दो वेरिएबल होने चाहिए। ए बी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, जो भी कुछ भी हो सकते हैं, दो वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है। लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। लीनियर, देखो लीनियर LINEAR, इसमें एक शब्द छुपा हुआ है, वो क्या है? लाइन, है ना। अब ये रैखिक है, रैखिक में भी एक शब्द निकल के आ रहा है, वो है रेखा, है ना। ऐसी इक्वेशन जिससे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकें। हम उस इक्वेशन को, उसमें से हम पॉइंट्स ढूंढेंगे और पॉइंट्स प्लॉट करके हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम पिछली क्लासेस में करते आ रहे हैं। ऐसी इक्वेशन रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन कहलाती है, जिनसे हमें एक लाइन मिल जाए। दूसरी रैखिक समीकरण का क्या प्रेजेंटेशन है, वो ये है कि जो आपने कहा ना, दो वेरिएबल, टू वेरिएबल, दो चर होने चाहिए। उन दोनों चरों की, मान लीजिए मैंने x और y ले लिए, उनकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। और पावर 1 अपन लिखते नहीं है, यानी कि अगर कोई इक्वेशन ऐसे है 2x + 3y = 11, तो फिर हम बोलेंगे कि ये जो है ना, दो चर वाली है और रैखिक समीकरण है। क्लियर, बात क्लियर हो गई। तो ये पावर दिखती नहीं है। अब इसका जो जनरल फॉर्म होता है ना, व्यापक रूप, व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। कभी कभी हम इसको ax + by = c भी लिख देते हैं। तो c तो कांस्टेंट है, इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा। तो कांस्टेंट का क्या माइनस क्या प्लस, वो तो एक कांस्टेंट है। तो इसको हम जनरल इक्वेशन कहते हैं। इसमें a, b और c ये तीनों रियल है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये अंडर रूट में भी हो सकती है, ये अपॉन में भी, डेसिमल में भी, जीरो भी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। ए बी सी जो है वो रियल है। अब मैंने बोला जीरो भी हो सकती है ना। तो जीरो हो सकती है, लेकिन उसमें एक शर्त है कि ए एंड बी दोनों एक साथ जीरो नहीं होनी चाहिए। कभी ए जीरो हो जाए चल जाएगा, कभी बी जीरो हो जाए चल जाएगा। ठीक है, दोनों एक साथ जीरो नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब मैंने ये इक्वेशन ले ली, 2x + 3y = 11। अब मैं ये समझूं कि ये जीरो है, फिर मैं समझूं ये भी जीरो है, तो मेरे पास क्या बचा? 0 = 11। ये क्या बात हुई भला, है ना। तो कोई एक तो बचे। तो ए और बी दोनों एक साथ शून्य नहीं होने चाहिए। दे कैन नॉट बी जीरो एट द सेम टाइम। ठीक है। अगली बात बच्चों ये है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी है। वो पता है क्या है? वो ये है कि a² + b² करने से कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। अब आप बोल सकते हो कि मैम, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव और बीच में भी प्लस। तो कोई पॉजिटिव चीज़ और किसी पॉजिटिव चीज़ में जुड़ रही है, तो आंसर तो पॉजिटिव ही रहेगा, ज़ीरो कैसे होगा? हाँ, नहीं होगा। लेकिन एक केस में हो भी सकता है, जब ये दोनों ज़ीरो हों, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये रियल है, तो दोनों ज़ीरो भी तो हो सकते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको मना कर रही हूँ कि दोनों को एक साथ ज़ीरो होना नहीं मांगता, यानी ये कंडीशन कभी भी ज़ीरो नहीं देगी। ठीक, तो ये आपकी हो गई। दूसरी चीज़ अब रह गई है पेयर। पेयर का मतलब क्या था? अपने जूते का पेयर होता है ना। पेयर मतलब जोड़ा, जो चीज़ एक साथ आए वो पेयर कहलाती है। युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है। अब ये पेयर क्या है यहाँ पर देखो, जब हमारे पास एक वेरिएबल की इक्वेशन हुआ करती थी, समझो ये इक्वेशन है, इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते थे। 11 - 7 किया, 2x = 4 आ गया, और फिर x की वैल्यू हो गई 4/2 यानी कि 2। तो जब एक वेरिएबल की इक्वेशन थी, इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी, तब तो क्या था? तब तो एक इक्वेशन से काम चल गया। लेकिन जब इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो, तो फिर दो इक्वेशन चाहिए भाई। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स वो हम आगे के एक्सरसाइजेस में पढ़ेंगे।
एक्सरसाइज 3.1 जो बच्चों अभी हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपको इस चैप्टर से थोड़ा सा फैमिलियर करवाया जा रहा है ना। उसमें कुछ नया नहीं है, हम जो पहले पिछली क्लासेस में पढ़कर आए हैं ना उसी को 10th के एक ताने बाने में बांध दिया गया है। और ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, एग्ज़ाम में इसमें से सवाल शायद ही कभी आते हैं, एक आध नंबर का आते होगा। तो इससे हम आपको सिखाएंगे कि हम इस चैप्टर में एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as we will be. Represent this situation algebraically and graphically. आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना ये। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बात को समझो। आफ्ताब बोल रहा है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारा 7 टाइम्स था और 3 साल बाद मैं तुम्हारा 3 टाइम्स रह जाऊंगा, है ना। तो फनी लगता है ना कि क्या पापा छोटे होते जा रहे बराबर आते जा रहे, तो होता नहीं है ना। लेकिन यही तो मैथ्स का मैजिक है। अब देखो आफ्ताब को मैंने ले लिया x ईयर्स का और उसकी पुत्री को ले लिया y ईयर्स का। 3 साल बाद आफ्ताब कितने साल का होगा? x+3। पुत्री कितने साल की होगी? y+3। भाई 3 साल जुड़ जाएंगे ना। आज अगर आप 15 साल के हो 3 साल बाद आप 18 साल के होगे, है ना। तो 3 साल बाद बताएंगे तो +3 करेंगे। और पुरानी बात वो कर रहा है 7 साल पुरानी, तो 7 साल पहले वो कितने वर्ष का था? x-7। और पुत्री कितने वर्ष की थी? y-7। वो बोल रहा है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था, यानी आफ्ताब ये रहा। x-7 कौन है? आफ्ताब। और पुत्री क्या है? पुत्री है y-7। आफ्ताब कितना गुना था? 7 गुना, है ना। अब इधर आ जाओ, 3 साल बाद कह रहा है मैं 3 गुना रह जाऊंगा। तो ये रहा आफ्ताब और ये रही पुत्री, ठीक है। पुत्री की आयु में 3 का गुणा करने से वो आफ्ताब के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। x जो है y का 3 गुना है। कोई आपको बोले x y का 3 गुना है तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, x बहुत ज़्यादा है, 3 गुना है। अब अगर y चाहता है कि मैं x के बराबर आ जाऊं तो y को अपने अंदर 3 से गुणा करके उसके बराबर आना पड़ेगा, ये रूल रहता है, ठीक है। तो अगर आफ्ताब 3 गुना है तो बेटी को 3 से गुणा करोगे तब वो आफ्ताब के बराबर आएगी। अगर आफ्ताब 7 गुना है तो बेटी की एज को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तब वो अपने पापा के बराबर आ पाएगी। तो ये तो बच्चों मैंने समझाने के लिए किया। अब प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे लेट, फर्स्ट में लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी। लेट के साथ हमेशा बी आता है। कितना? x ईयर्स, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज, बी कर लो, y ईयर्स, ठीक है। तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक। इसके बाद आप क्या करो, आप यहाँ पर हेडिंग डालो 7 वर्ष पूर्व, हेडिंग डाल दो 7 वर्ष पूर्व। इंग्लिश वाले लिख देंगे बिफोर 7 years, बिफोर 7 years ago, बिफोर हटा दो, यहाँ लिखो 7 years ago, हेडिंग डाल दो, ठीक है। फिर लिख दो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे दी गई स्थिति के अनुसार, दी गई स्थिति के अनुसार। 7 साल पहले दी गई स्थिति ये थी, ये कह रही है। इसके बाद आप बच्चों डायरेक्ट यहाँ पर इक्वेशन लिख दो, x-7 इज इक्वल टू 7y-7, ठीक है।
सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। फिर हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 रेडी हो गई। इसके बाद लिखेंगे आफ्टर 3 इयर्स, यानी कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद फिर से लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, दी गई स्थिति के अनुसार, दी गई स्थिति के अनुसार। दी गई स्थिति क्या थी कि 3 गुना रह जाएगी भाई, तो यहाँ लिख दो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 3। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 3 इधर जाएगा तो माइनस 3 होगा और 9 माइनस 3 करने से 6। यहाँ भी क्या किया था बेटा, माइनस 7 को इधर लेकर जाओ तो माइनस 49 प्लस 7 करने से माइनस 42। तो बच्चों अब ये दो इक्वेशंस आ गई आपके सामने, है ना। तो आधा सवाल हो गया। आपका सवाल क्या था कि इस चीज़ को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, देखो एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, बीजगणितीय तथा ग्राफी, है ना। तो बीजगणितीय काम तो हो गया। अब हम आते हैं ग्राफीय रूप में। देखो सबसे पहले x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 इक्वेशन लिख लो। इसके नीचे एक रेक्टेंगल बना दो। मैंने देखा है कई बच्चे और कई लोग क्या करते हैं, केवल 2 ही पॉइंट्स निकालते हैं। देखो बच्चों, 2 पॉइंट्स तो कहीं भी हो, कहीं भी उनसे होकर तो एक लाइन जाती ही जाती है। अगर आपने ये पॉइंट गलत निकाल लिए, हो सकती है ना गलती कैलकुलेशन में, अगर ये पॉइंट गलत निकाली, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो लाइन बनाई वो सही है? क्योंकि 2 पॉइंट्स आपके आ गए, आपने उनको स्केल से जोड़ दिया, लाइन तो बन गई, है ना। तो उस गलत आए या सही आए, इसके लिए एक पॉइंट आपको और निकालना चाहिए, क्योंकि अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में है तब इसका मतलब आपका सवाल 100% सही है। अगर एक पॉइंट भी ऊपर आ गया, आप तुरंत चेक करोगे यार कहाँ गलती हो गई, कोई एक तो पॉइंट गलत है इसमें से, ये बात है। ठीक है, इसलिए 3 निकालना। चलिए अब देखो 42 एक बड़ा नंबर है, थोड़ा इसको हम छोटा करेंगे। कैसे? y को अगर मैं 5 ले लूँ, ठीक है, तो देखो क्या होगा, 7 5 35 होगा ना, 35 होगा कि नहीं। तो 35 माइनस का है, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, प्लस 35। अब 42 माइनस 35 यानी कि नेगेटिव आएगा -7। ठीक है, x कितना हो गया, -7 हो गया। ठीक है, और थोड़ा इसको बड़ा कर लो, इसको हम y को 6 कर लो, तो 5 6 30, -30 इधर जाएगा, नहीं सॉरी 7 6 42, 42 हो जाएगा ना, ये इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, समझे आप, ये 0 हो जाएगा। अब इसको हम 7 ले लेते हैं, तो 7 लेंगे तो कितना होगा, 7 7 49, इधर जाएगा तो प्लस का 49 और ये हो जाएगा 7। तो ये 3 पॉइंट्स हमने ले लिए। तीसरा ले लो, दूसरा ले लो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब बच्चों सुनो, हो सकता है कि आपको ये कैलकुलेशन करना ना आ रहा हो, तो इसको हम एक बार यहाँ पर आपको बता देते हैं। जिन बच्चों को आ गया वो मेरे वीडियो को आगे बढ़ा लो, है ना। देखो मैंने y को क्या लिया, 5, तो ये हो गया x माइनस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू -42। तो ये हो गया x माइनस 35 इज इक्वल टू -42। x इज इक्वल टू -42 प्लस 35, तो ये हो गया x इज इक्वल टू -7। ऐसे ही बच्चों आप बाकी के 2 भी ट्राई कर लेना। ठीक है, तो अब ये आ गया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम y को वैल्यू दें, अगर हम 0 से शुरू करते हैं 0, तो 3 0 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अगर बेटा मैं यहाँ पे 1 दे दूँ तो ये -3 इधर जाएगा तो +3, 6 + 3 9, वैल्यू को बड़ा कर देगा, है ना। तो हम बड़ा नहीं करना चाहते, हम सोचते हैं छोटा रखें, तो हम माइनस देते हैं, -1। तो -1 दिया तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, अब ये इधर जाके हो जाएगा -3, और 6 - 3 करने से
-3 आएगा। अब हम देते हैं इसको -2, ओके, तो ये हो जाएगा +6, 6 इधर जाएगा तो -6, ये हो गया 0, ओके। चलिए अब हम इसकी प्लॉटिंग शुरू करते हैं। ये देखो, ये x में कहाँ तक गया है, -7 +7, और y में कहाँ तक गया, +7। यहाँ पर मैंने बच्चों ये बना के तो रखे हैं, लेकिन ये 7 तो नहीं जा रहे हैं। अब मैं इनको क्या करने वाली हूँ, इनको छोटा करने वाली हूँ। इससे क्या होगा, मेरा इतनी ही कार्टिजन प्रोडक्ट में काम बन जाएगा, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ तो देखी नहीं थी और टाइम सेव करने के लिए ड्रॉ कर दिया था। तो अब मैं इसको छोटा कर रही हूँ। अब समझो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, देखो हो गया ना। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, फर्स्ट पॉइंट है -7 5, तो ये रहा -7 है ना, और ये आएगा 5, तो ये -7 पे सीधे ऐसे कर दिया, ये कुछ 5 अंदाज से लेंगे बेटा आप, है ना, ग्राफ पेपर हो तो एग्जैक्ट आ जाएगा। ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है 0 6, तो ये रहा 0 6 है ना। इसके बाद है 7 7, ओहो ये 7 और ये भी 7, ये 7 और ये 7, कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। अब इन तीनों से होकर एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हाथ से बना रही हूँ ना तो उतना अच्छा आएगा नहीं, लेकिन आप जब बनाओगे ना तो एकदम एग्जैक्ट ऐसी सीधी लाइन आएगी। इस पॉइंट को लेने में गड़बड़ हुई है, आप जरा देख लेना। 5 थोड़ा, ये देखो ये 5 है ना, थोड़ा इसको शेडो ऐसे, ये आपकी लाइन बन गई। दूसरी बनाते हैं, दूसरी है 6 0, तो यहाँ पर x 6 है और y 0, तो ये रहा पॉइंट। दूसरा मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, अभी तो पॉइंट बना रहे हैं 6 0। फिर 3 -1, ये रहा 3 -1, और फिर है 0 -2, ये रहा, ठीक। तो अब मैं लाइन बना रही हूँ बेटा, देखो ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पूरा हो गया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो दोनों तरह से मैंने आपको ये सवाल सॉल्व करके बता दिया, ओके। ये देखिए, ये मैंने अभी देखा वीडियो में कि ये शो नहीं हो पाया, मैं अब इसको दोबारा आपको शो कर रही हूँ बेटा। ये जो लाइंस बनी है ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये आगे जाकर कहीं ना कहीं अवश्य मिलेंगी, ओके। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो मैंने पार्शियली सॉल्व कर दिए हैं, और कुछ मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी, कुछ हिस्सा मैंने सॉल्व करके रखा है ताकि अपनी मेहनत थोड़ी सी बच जाए, ओके। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस बच्चों हमने यहाँ सॉल्व भी करके रखे हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for ₹3900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and graphically. क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब बच्चों इसको मैंने किया हुआ है 80% सॉल्व, 80 नहीं तो 60%, ठीक है। नाउ लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी ₹Y। माना एक बल्ले की कीमत X रुपए तथा एक गेंद की कीमत Y रुपए है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, दी गई स्थितियों के अनुसार, देखो पहले उसने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल, कुल मिलाकर कितने रुपए दिए, 3,900। फिर उसने एक बैट और 2 बॉल खरीदी, ठीक है, और कितने रुपए दिए, 1,300, ओके, क्लियर हो गया। अब अगर आप अपने मन में इसको 3 से भाग दे दो, 3 से डिवाइड कर दो, देखो सेम इक्वेशन आ रही है कि नहीं, आएगी, है ना। चलिए अब मैंने ये भी प्रिपरेशन करके रखी हुई है कि ये आपको इक्वेशन दी है, मैंने ब्लॉक्स भी बना दिए, वैल्यूज़ भी मैंने चूज़ कर ली हैं कि कौन सी बेस्ट सूटेबल है। पहले मैंने चूज़ करी है 300, जिसको हम किसकी जगह पर रखेंगे, x के प्लेस पर। यहाँ पर बच्चों मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, ओके। 3x है, x की जगह मैंने रख दिया 300।
प्लस 6y इज इक्वल टू 3900. 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3 × 900 होगा, है ना. तो y इज इक्वल टू, ये माइनस किया तो कितना बचा 3000 और 6 में आ गया, तो ये बेटा हो गया 500. ये आ गया आपका 500. ठीक है. अब सेकेंड टाइम वैल्यू दे रहे हैं हम 500, तो ये हो जाएगा 3 × 500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900. 6y इज इक्वल टू 3900. देखो 5 दिया 15, है ना. 15 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 1500, है ना. तो 6y इज इक्वल टू 2400. देखो बेटा 9th में बहुत सारी चीज़ें हम सीख कर आए हैं. ठीक है. 6 4 = 24, तो ये आ जाएगा 400. तो इसलिए मैं इसको बहुत धीरे धीरे नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं, है ना. तीसरी वैल्यू बेटा मैंने ली है 700. अब हम लिखेंगे 3 × 700 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900. ये हो गया 2100 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900. 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 2100, तो ये आ गया 28, है ना. यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये मिस्टेक हो गई, 18 होना चाहिए, है ना. 6 3 = 18. तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा 300. एक टेबल कंप्लीट. दूसरी टेबल कंप्लीट करते हैं. हाँ, दूसरा पेपर लेते हैं. लीजिए इस पर करते हैं. यहाँ पर ये होगा आपका y के प्लेस पर रखा 300. x प्लस 2 × 300 इज इक्वल टू 1300. तो x प्लस 600 इज इक्वल टू 1300. तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 700. ठीक है. ये हो जाएगा बेटा 700. फिर यही लिख दो आप, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300. अब की बार y की जगह पे क्या लिखोगे 400. तो ये हो जाएगा 2 × 400. 400 को 2 से गुणा किया कितना हुआ 800. 1300. x बराबर 1300 माइनस 800 यानी कि 500. ये भी हो गया. अब देंगे हम 500. क्या इक्वेशन है हमारी? इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 और y की जगह हम देने वाले हैं 500. तो 500 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 1000, है ना. और फिर 1000 इधर जाके माइनस होगा तो कितना देगा 300. ऐसे. तो ये हमारी टेबल हो गई रेडी. अब हम इसको प्लॉट करते हैं. प्लॉट करने के लिए भी मैंने ये बना के रखा हुआ है. इसको देते हैं 100, 200, 300, 400, 500 और ये माइनस 200. ठीक है. तो चलिए प्लॉटिंग शुरू करते हैं. पहला पॉइंट है हमारा 300 500. तो ये 300 और ये 500. फिर 500 400 ये रहा. ठीक. फिर 700 300. ओके. ये हमारी लाइन हो गई रेडी. ये इसको मैं थोड़ा सा छोटा ही बनाऊंगी. इसके पीछे है एक रीज़न, वो अभी आपको पता चलेगा. दूसरी इक्वेशन दूसरी लाइन बनानी है. वो है 700 300. ये रहा 700 300. आई ये तो वही पॉइंट आ गया. 500 400. 500 400 भी वही पॉइंट है. और 300 500. 300 500 भी वही पॉइंट है. आपने देखा सेम पॉइंट्स आ गए. इसका मतलब ये जो दूसरी लाइन है वो इसी के ऊपर आ गई. ठीक है. तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है संपाती रेखाएं जो एक के ऊपर एक आ जाए. ठीक. समझ में आया. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent this situation algebraically and geometrically. देखो इस बार geometrically बोल दिया, graphically नहीं बोला, लेकिन बात वही है.
2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर 160, कितना सस्ता है ये देखो आप। चलिए, तो 2 किलो अंगूर, सॉरी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर 160, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर 300। ओके, इक्वेशन समझ में आ गई। ये आप थ्योरी लिख लेना। माना 1 किलो उसकी मूल्य ये वो, ये अपनी 2 इक्वेशंस रेडी है। अब हमें इसकी कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, कैलकुलेशंस हम यहाँ पर करते हैं। ये देखिए, मैंने वैल्यूज चूज करके रख ली हैं। तो x की जगह मुझे क्या रखना है बेटा, 40। तो क्या अपनी इक्वेशन क्या है, 2x + y = 160। x की जगह मैं रखने जा रही हूँ 40, ऐसे रख दिया। ये हो गया 160, तो 80 हो गया ना, 80 इधर ले जाओ। 160 में से 80 घटा दो, कितना आएगा, 80, है ना। तो ये आ गया 80। अब हम रखते हैं 50, तो 2 × 50 रखा, प्लस y = 160, तो ये आ जाएगा 60। करके देख लेना, इतना कुछ खास नहीं है ना। फिर रखेंगे 2 × 60 प्लस y = 160, तो ये हो जाएगा 120, है ना। 160 में से 120 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 40। एक बार इसको रीचेक भी कर लेना। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू दी है 40, जो यहाँ दी थी ना 40, 50, 60, वो यहाँ पर दे दी। इक्वेशन है 4x + 2y = 300। पहले मैंने रखा 40, तो 4 × 40 + 2y = 300, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 160 + 2y = 300। 2y = 300 - 160, 2y = 140, तो y = 70। ठीक है, अब दिया मैंने 50 यहाँ पर, तो होगा 4 × 50 + 2y = 300। थोड़ा सा फास्ट करूँ, ये कितना हो गया, 200। 200 इधर ले जाओ, 300 - 200 करने से आएगा 100, तो 2y, तो y कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, अब अगर मैं लूँ 60, इसको ले लिया मैंने 60, ऐसे। ठीक, तो ये 240 हो गया। 240 को इधर जाके माइनस किया तो कितना आएगा, 60, तो y बेटा आ जाएगा 30। तो ये मैंने टेबल तैयार कर दी। यहाँ पर ग्राफ भी रेडी है लगभग। ये लीजिए, ठीक है। अब प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 40, 80, तो ये रहा 40 और ये रहा 80। ठीक, फिर है हमारा 50, 60, 50 और ये रहा 60। ठीक, फिर है 60, 40, तो ये 60 और ये 40। तो एक लाइन कुछ ऐसी सीधी सी खड़ी खड़ी सी आ गई है। इसको मैं ऐसे बना रही हूँ। ठीक, थोड़ा सा ये हाथ से बनाए ना बेटा, ये आप मैनेज कर लेना। अब जब ग्राफ पेपर पे करोगे ना, ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अब दूसरा है 40, 70, तो ये रहा 40 और ये रहा 70, थोड़ा सा नीचे आएगा, ऐसे आ रहा है ना। फिर 50, 50, 50 और ये 50। ओके, इसके बाद 60, 30, 60 और ये 30। ठीक, अब देखो ये जो दूसरी लाइन कैसी आई, ये आई पैरेलल, इसको हम समांतर रेखा कहते हैं। तो आपने इस प्रश्नावली में 3 सवाल किए। पहली में रेखाएं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी आई, दूसरी में एक के ऊपर एक आ गई, आपने देखा अभी, और तीसरी में कैसी आ गई, समांतर, है ना। अब आगे की प्रश्नावलियों में, एक्सरसाइजेज में हम आपको बताएंगे कि बिना ग्राफ बनाए केवल इक्वेशंस को देखकर आप कैसे बताओगे कि इसकी इक्वेशन, इसकी जो लाइंस है वो कैसी बनने वाली है। ये सब बच्चों हम पढ़ेंगे अपने आगे के वीडियोस में। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।